जो चैप्टर 7 है वो स्टार्ट कर रखा है, जहाँ पर अपनी इवोल्यूशन वाले टॉपिक्स को कर रहे हैं। तो इवोल्यूशन के अंदर हम लोगों ने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया। तो नाउ वी टॉक टू द प्रिंसिपल्स हार्डी विनबर्ग। एक प्रिंसिपल दे रखा है तुम्हारे, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। ये प्रिंसिपल दे रखा है बुक के अंदर, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी एक अलग साइंटिस्ट है, विनबर्ग एक अलग साइंटिस्ट है। जो हार्डी है वो ब्रिटिश है, ब्रिटिश से रिलेटेड है, और जो विनबर्ग है वो जर्मन से है। सॉरी, हालांकि ये बात कोई नहीं पूछता ये दोनों साइंटिस्ट किससे रिलेटेड है, हमें तो सीधी सीधी बात करनी है कि हार्डी विनबर्ग जो प्रिंसिपल है ये क्या है, कहाँ फॉलो होता है, किस टाइप से फॉलो होता है। इस क्वेश्चन से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इस बात को, हार्डी विनबर्ग को समझने से पहले हमें एक बात समझनी होगी, पॉपुलेशन। व्हाट मीन्स ऑफ द पॉपुलेशंस। देखो पॉपुलेशन का मीन्स क्या है, ए पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया है, ए पर्टिकुलर एरिया टू फाउंड द सिमिलर स्पीसीज। ये ह्यूमन, ये सब ह्यूमन मान के चलो। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो स्पीसीज का जो ग्रुप है, इन ए पर्टिकुलर एरिया टू फाउंड ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज द पॉपुलेशन। वो अपने आप में क्या होगी, पॉपुलेशन होगी। जैसे एग्जाम्पल की फॉर्म में तुम लोगों ने सुना होगा कि पॉपुलेशन काउंटिंग की जाती है कि इंडिया के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी है, इंडिया में काऊ पॉपुलेशन इतनी है, बेफेलो पॉपुलेशन इतनी है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में जो स्पीसीज का ग्रुप होगा वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशन कहलाएगा, है ना। ऐसे देखो ये अपने इंडिया की पॉपुलेशन हो गई, है ना। इसे मान के चलो ये जापान में ह्यूमन की पॉपुलेशन हो गई। तुम लोग पॉपुलेशन का मीन समझ गए होंगे, सिमिलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ए एरिया। फिर यहाँ देखो ये जो ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लो यहाँ पर भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन पॉपुलेशन ही है यहाँ पर भी। अब देखो इस एरिया के अंदर जो ह्यूमन पॉपुलेशन है इसमें मोर चांसेस है फॉर द मेटिंग, मोर चांसेस फॉर द मेटिंग। ऐसे ना भाई इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनके मोर चांसेस है मेटिंग की। और फिर छोड़ो इंडिया के अंदर, ये इंडिया है ना, और इंडिया के अंदर अब मैं अगर राजस्थान स्टेट की बात करूं, ये स्टेट हो गया राजस्थान वाला। यहाँ पर अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो ये डिस्ट्रिक्ट मान के चलो तुम लोग। अब इस डिस्ट्रिक्ट में भी यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन है, और इस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर भी ह्यूमन पॉपुलेशन है। और ये मान के चलो ये कोई अदर स्टेट, जैसे एमपी मान लिया मैंने, है ना, यहाँ पर भी ह्यूमन पॉपुलेशन है। अब तुम्हें पता है कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मोर चांसेस है मेटिंग होने की, मेल और फीमेल की शादी होगी, कपल्स बनेंगे, उनके बीच में मेटिंग होगी और बच्चे होंगे। तो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मोर चांसेस है ना। उससे कम चांसेस है अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ में, उससे कम चांसेस का है। लेकिन मेटिंग तो हो सकती है ना, ऐसा तो नहीं कि मेटिंग ही नहीं हो इनके बीच में, इनका कोई एक अलग ही फॉर्म बन रही कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट वाले तो मेटिंग नहीं हो सकती, मेटिंग हो सकती है ना। फिर स्टेट टू स्टेट भी मेटिंग हो सकती है, पर इसके चांसेस और भी कम हो गए। मान के चलो इसके चांसेस 90% है, इसके चांसेस इनके चांसेस 95% है ना। इसके जो चांसेस है वो 80% है। ऐसे अपन समझ सकते हैं ना टॉपिक को। इसके जो चांसेस होंगे वो मान के चलो 60% है। फिर मान के चलो ये इंडिया था और ये कोई अदर कंट्री हो गई, तो मेटिंग तो इनके बीच में भी हो सकती है, शादी तो इनके बीच में भी हो सकती है। जब शादी होगी तो आगे वाली जो स्प्रिंग बनेगी फर्टाइल बनेगी। ऐसे थोड़ी ना कि अपन अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर शादी कर ले फिर वहाँ पे जो बच्चे, उनके जो बच्चे पैदा हो वो फर्टाइल नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो भी फिर क्या होंगे, वो भी क्या बनेंगे, फर्टाइल ही बनेंगे। तो अब ऐसा नहीं कि इंडिया है ना, इंडिया और अदर जो कंट्री है उनके बीच में मेटिंग हो, इनकी शादी हो जाए, मेटिंग हो और उनके बेबीज बने। अब वो जो बेबीज है वो अनफर्टाइल बने नहीं, वो भी आगे जाकर के रिप्रोडक्शन कर सकते हैं।
वो भी आगे जाके क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करें। तो मतलब ये सेम स्पीसीज नहीं हुई क्या, स्पीसीज तो सेम ही है, बट एक पर्टिकुलर एरिया में रह रही है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन बोल देते हैं। इतनी बात समझ में, क्या समझने के लिए, हार्डी-विनवर्ग प्रिंसिपल को समझने के लिए हमने पहले किसको समझा, पॉपुलेशन को समझा है कि पॉपुलेशन में सेम स्पीसीज के मेंबर्स होंगे। कैन ए पर्टिकुलर एरिया कैन टू बी द रिप्रोड्यूस एंड डू रिप्रोड्यूस द अदर सेम स्पीसीज एंड द ऑफस्प्रिंग आर बिकम द फर्टाइल। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस बात को अपन ये देखते हैं कि देखो, जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम्हें एक बार, एक मिनट। अब देखो, जो ह्यूमंस है, जो ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। और कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर टू वन जनरेशन टू अनदर जनरेशंस। तो मान के चलो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है, वेयर फाउंड दैट 100 पीपुल या 100 लोग है, एग्जाम्पल की फॉर्म में कितने लोग हैं, 100 लोग रह रहे। अब हमें पता है कि एक कैरेक्टर्स के लिए एक जीन है ना, सुन, कैरेक्टर्स के लिए कौन होता है, जीन है, जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स। और एक जीन में कितने एलील्स होते हैं, 2 एलील्स होते हैं। एक जीन में कितने एलील्स होते हैं, 2 एलील्स होते हैं। जैसे तुम लोगों ने ये वाला किया होगा, कैपिटल टी, ये कैरेक्टर्स क्या है, टॉल के लिए, ये दोनों मिलकर के क्या कहलाए, जीन कहलाए। और इनमें से जो एक, ये अपने आप में एलील्स है और ये अपने आप में एलील है। The gene is responsible for the characters. Each gene have the 2 alleles. वो ज़्यादा हो सकते हैं, बट अपन 2 एलील्स को ही मान के चलते हैं कि एक जीन में कितने एलील्स होते हैं, 2 एलील्स होते हैं। जैसे देखो, ह्यूमन के अंदर है ना, 100 लोग कर दिए मैंने, है ना, पीपुल कितने कर दिए मैंने, 100 पीपुल कर दिए। तो उसके अंदर अगर मैं कलर लूँ, एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं आई कलर ले लूँ, कैरेक्टर्स मैंने क्या ले लिया, आई कलर ले लिया। अब आई के जो कलर है, जैसे एक में कह दूँ ब्लैक है कलर और एक कलर में क्या कह दूँ, ब्राउन है, एग्जाम्पल की फॉर्म में। एग्जाम्पल ले लिया मैंने कि कोई एक पर्सन है, पॉपुलेशन है, 100 पीपुल रह रहे हैं, उनके जो आई का कलर है, कुछ लोगों का ब्लैक कलर है तो कुछ लोगों का ब्राउन कलर है। अब तुम्हें पता है कि जब ऑफ स्प्रिंग बनेगा तो ये क्रोमोसोम 23 पेयर ना, यानी कि 23 और 23 है ना। इसके अंदर मैं कह दूँ, ये जो पर्सन है, इसमें जो आई का कलर है वो ब्लैक है, इसको मैंने कैपिटल बी से डिनोटेट कर दिया। यहाँ पे जो आई का कलर है वो ब्राउन है, मैंने इसको स्मॉल बी से डोनेट कर दिया। या फिर इसी को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, इसको पूरा का पूरा रफ करके, यानी आपको क्या समझाने के लिए, एलील्स ट्रांसफर समझाने के लिए। एक मिनट, है ना। तुम्हें पता है कि कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम्स, है ना। मेल और फीमेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना, मतलब 46। और ये कितने हो गए, 46। तो गैमिट्स बनेंगे तो कितने हो गए, 23। तो एक गैमिट मैंने ये बना दिया, एक गैमिट मैंने ये बना दिया, यानी पेयर में, अगर मैं पेयर की बात करूँ तो ऐसे ना, होमोलोगस क्रोमोसोम सोचो ऐसे, ठीक है। यहाँ मैं क्रोमोसोम पे दे दूँ ब्लैक, तो इसका जीन क्या हो गया, कैपिटल बी हो गया ना। यहाँ मैं दे दूँ ब्राउन आई मतलब स्मॉल बी, तो स्मॉल बी। इनके जब गैमेट्स बनेंगे बच्चों, तो एक स्मॉल बी ये आया, सॉरी कैपिटल बी और स्मॉल बी, फिर इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन से जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा
वो जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा ऐसे बनेगा ना, पेयरिंग हो गई है ना, और पेयरिंग के अंदर कैपिटल बी और स्मॉल बी। जैसे देखो ब्लैक आई कलर, ब्राउन आई कलर, ब्लैक आई कलर और ब्राउन आई कलर, गैमेट्स फॉर्मेशन, मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग गैमेट फॉर्मेशन कर दिया, फर्टिलाइजेशन हुआ, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब चाहे ये कलर कैसा आ जाए, ये ब्लैक आ जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कलर कैसा आ जाए, ब्लैक आ जाए, लेकिन ये हेटेरोजाइगस नहीं हुआ क्या, होमोजाइगस, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। यही रूल्स हमें यहाँ फॉलो करना है। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया तुम्हें वो बात समझाने के लिए कि होमोजाइगस ब्लैक, हेटेरोजाइगस ब्लैक, होमोजाइगस ब्राउन। अब सुनो, मैं एक टर्म और यूज करते हैं अपन, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो कोई भी कैरेक्टर्स का जो एलियंस है वो बार बार आ रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसीज मीन्स क्या हुआ, द नंबर्स ऑफ द एलियंस आर रिपीटेड, the characters responsibility are repeated, this is known as the frequency. So here be the black color of the frequency, brown color of the frequency, है ना। अगर मैं इसी बात को सुनो, B की जगह अगर मैं P लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, लेटर ही तो लेना है। तो यहाँ पर मैं जीन की जो फ्रीक्वेंसीज है उसको मैं एक को तो ले लूँ P में, है ना, यानी कि जो लार्ज वाला, और एक को ले लूँ मैं Q में, तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, P एंड Q। तो फ्रीक्वेंसीज को मैंने किस में लिख लिया, P एंड Q में लिख लिया फ्रीक्वेंसीज को। अब तुम्हें एक बात बता दूँ, एक कैरेक्टर्स के लिए जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होगी उन सबका प्लस टोटल सेम आएगा। जैसे या देखो, हम लोगों ने कैरेक्टर्स क्या ले रखा है, आई कलर ले रखा है ना कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स तो हमारा आई कलर ही है। अब वो आई कलर ब्लैक है कि ब्राउन है, वो तो फ्रीक्वेंसी हो गई। तो ब्लैक एंड ब्राउन फ्रीक्वेंसी, ब्लैक एंड ब्राउन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ब्लैक एंड ब्राउन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। एक कैरेक्टर्स के लिए फ्रीक्वेंसी का ऐड क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द वन कैरेक्टर्स, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी वन कैरेक्टर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 1। जैसे ब्लैक के लिए, या फिर सोचो ब्लैक के लिए B लिखा, ब्राउन के लिए स्मॉल b लिखा, और दोनों का टोटल क्या कर दिया 1। अब तुम लोग दोनों का टोटल 100 कर लो, चाहे दोनों का टोटल 1000 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट याद रखिएगा है ना, लास्ट में रेशियो क्या निकलना चाहिए, 1 निकलना चाहिए। ये बात हमें चाहिएगी हार्डी वीन वर्ग के अंदर। हार्डी वीन वर्ग में आप याद रखें, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेड फॉर्म हो रही है। अब चाहे वो जीन कितनी बार भी रिपीट हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एलियंस कितनी बार भी रिपीट हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखिए उनका सम हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। चलो अब और देखो, इससे रिलेटेड अपन बात करते हैं। जैसे मान के चलो कोई भी कैरेक्टर्स है, P मैंने क्या लिया, ये समझ गए ना, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी उन सब, जैसे ये ब्लैक कलर के लिए फ्रीक्वेंसी कर दी, ये ब्राउन कलर के लिए फ्रीक्वेंसी कर दी, द टोटल इज द 1। तो द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज टू द 1। इतनी सी बात तुम्हें याद रखनी है। जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल लूँ, तुम्हारी वाली बुक के अंदर एक एग्जांपल दे रखा है कि ब्लैक है और एक कलर क्या लिया है मैंने, ब्राउन लिया है। अगर मान के चलो मैं इन दोनों का टोटल क्या मानूँ, 1 मानूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 0.4 प्लस 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1। एग्जाम्पल या और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टोटल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पर ये हो गया P के लिए, ये हो गया Q के लिए 1, है ना।
या देखो ये 6 और 4 है क्या, रेशियो क्या बना 3:2, रेशियो क्या बन गया 3:2। ये तुम लोग एग्जाम्पल और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट याद रखो दोनों का सम कितना आना चाहिए 1। जैसे मैं कह दूँ 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1, हो जाएगा ना, 0.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। रेशियो क्या बना इसका 1 और 4, देखो 5 आ गया क्या, हाफ आ रहा है क्या इसका। इतनी बात याद रखनी है तुम्हें कि जब रेशियो करो तो रेशियो से मान लो यहाँ 10 होता तो इसका आधा हो जाता ना 5, या अगर ये 10 होता तो इसका आधा हो जाता ना 5। तो आप इस बस ऐसे ही आपको क्या करनी है, रेशियो ला करके देखना है कि दोनों का रेशियो लगभग क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए, टोटलिंग सेम होनी चाहिए। तो अगर बाय द वे तुम्हें इनमें से कोई एक दे तो अगला निकाल सकते हो ना। जैसे तुम्हें ये कह दे कि कोई भी पॉपुलेशन है उसके अंदर ब्लैक जो है उस वो कितना है 0.6 है परसेंटेज, कितनी फॉर्म में 0.6 की फॉर्म में, तो तुम्हें ब्राउन की निकालनी है, तुम लोग निकाल सकते हो ब्राउन की, 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि तुम लोग P प्लस क्यू इक्वल टू क्या दे रहे हो 1 दे रहे हो ना, तो 1 में से माइनस कर दो। कैसे लिखोगे देखो, एक मिनट ना, तुम्हें पता है इसकी 0.6 दे रखी है, इसकी दे रखी इक्वल टू 1, क्यू निकाल दो 0.6, तो क्यू इज इक्वल टू 0.4, ये लो ये आंसर आ गया। ये तो है फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका, P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 करके आपको फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका पूछा है। समझ में आ गई मेरी बात, चलो ठीक है। अब सुनो, अब हार्डी विनबर्ग क्या, हार्डी और विनबर्ग क्या बोलते हैं, इसी बात को अपन और समझते हैं कि जैसे मान लो एक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं, है ना, तो उनके मैंने आई कलर दे दिया 0.6 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 1। एलील क्या क्या हो गए, एक एलील हो गया बी, ये ब्लैक के लिए, और एक एलील हो गया बी ब्राउन के लिए, उनकी फ्रीक्वेंसी है ये दे दी। अगर ये सारे के सारे क्या करें, रिप्रोड्यूस करें, तो इनके नंबर बढ़ा करके कर दो 200। या तुम लोग सुन, ये जो 100 लोग है ना, 100 लोग है, उसके अंदर कलर के लिए एलियंस 200 हो गए क्या। एक पर्सन में एक करेक्टर्स के लिए 2 एलील होते हैं, 1 पर्सन टू कैरी दैट 2 एलील्स फॉर दैट 1 करेक्टर्स, 1 पर्सन टू कैरी 1 करेक्टर्स टू कैरी 2 एलियंस। 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, इनमें आई कलर है, आई कलर है, तो आई कलर के लिए देखो, जैसे अगर मान लो तो 2 एलियंस नहीं हो गए क्या, 2 एलियंस हो गए ना, 2 एलियंस हो गए, तो कितने एलियंस हो गए, डबल कर दो, 100 लोग हैं तो 200 क्या हो गए, एलियंस हो गए, 100 लोग हैं 200 क्या हो गए, एलियंस हो गए। तो यहाँ पर 100 पीपुल है और 2000 एलियंस है फॉर आई कलर, फॉर आई कलर। इस 100 के 100 जो पीपुल है ये रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और रिप्रोडक्शन करेंगे तो अब ये पीपुल हो गए, अब क्या हो गए, पीपुल हो गए, लेकिन इनके अंदर एलियंस तो एक पर्सन में तो ऐसे तो कह नहीं सकते, 400 तो तुम लोग कह नहीं सकते। तो अब अपन क्या कहेंगे कि यहाँ पर करेक्टर्स का जो रेशियो है वो पहले पेरेंट्स में जो करेक्टर्स है वो रेशियो, और उसकी नेक्स्ट जनरेशन में जो रेशियो है वो सेम है। मतलब यहाँ पर भी रेशियो क्या बनेगा,
सेम ही बनेगा। जैसे यहाँ रेशियो कितना निकाला था हम लोगों ने, 3:2 निकाला था एक कैरेक्टर्स के लिए। तो अगर यहाँ रेशियो 3:2 ही आ जाए तब तो हार्डी-विन वर्ग फॉलो हुआ है। मतलब पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर्स का रेशियो और नई जनरेशन में कैरेक्टर्स का रेशियो अगर सेम चल रहा है तो हार्डी-विन वर्ग फॉलो हुआ है। मतलब नो चेंज है, कैरेक्टर्स के जो रेशियो पेरेंट्स में थे द सेम रेशियो इन द ऑफ स्प्रिंग सेम रेशियो है, तो मतलब नो इवोल्यूशन। तो जहाँ हार्डी-विन वर्ग फॉलो होगा ना वहाँ इवोल्यूशन नहीं होता। तो हम तो चाहते ही नहीं हमारी पॉपुलेशन में हार्डी-विन वर्ग फॉलो हो। हार्डी-विन वर्ग क्या बोलते हैं कि द रेशियो ऑफ द कैरेक्टर्स आर सेम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, नो चेंज द रेशियो ऑफ द कैरेक्टर्स, सो हेयर इज नो द इवोल्यूशन। तो अपन तो चाहते ही नहीं कि हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो हार्डी-विन वर्ग को फॉलो करे, वो फॉलो नहीं करनी चाहिए। अगर वो फॉलो करेगी तो फिर क्या नहीं होता, इवोल्यूशन नहीं होता। अरे नए कैरेक्टर्स आए ही नहीं, जो रेशियो पहले वाले में था वही कैरेक्टर अगले वाले में, तो इवोल्यूशन कहाँ होता, इवोल्यूशन तो हुआ ही नहीं ना। अब हार्डी-विन वर्ग फिर फॉलो कहाँ होता है। हार्डी-विन वर्ग क्या कहता है कि कैरेक्टर्स का जो रेशियो है वो पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो रेशियो और नई जनरेशन में जो कैरेक्टर्स है वो रेशियो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या नहीं होता, इवोल्यूशन नहीं होता। और जहाँ पे हार्डी-विन वर्ग फॉलो होता है वहाँ क्या नहीं हो सकता, इवोल्यूशन नहीं हो सकता। हम तो नहीं चाहते ना हमारे अंदर, हम तो चाहते हैं इवोल्यूशन हो। विदाउट इवोल्यूशन के तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। वही अपन भी फिर वो जंगलों में रहते है ना, कच्चा खाना खाते है ना, खाने का कोई तरीका नहीं था हमारे पास में, ऐसे जंगली जानवर की तरह बन के रहते, ना कपड़े पहनने का पता होता, ना लोगों से कम्युनिकेट करने का तरीका पता होता। तो ऐसा हम नहीं चाहते कि हमारी पॉपुलेशन में हार्डी-विन वर्ग फॉलो हो। फिर आगे देखो, अब हार्डी-विन वर्ग फॉलो कहाँ होगा, हार्डी-विन वर्ग फॉलो होगा जहाँ रैंडम मेटिंग हो, जहाँ पर क्या हो, रैंडम मेटिंग हो। इफ द रैंडम मेटिंग डू नॉट प्रेजेंट नो इवोल्यूशन। अब रैंडम मेटिंग का मतलब समझो क्या हुआ, ये कोई भी फिश है, ऐसे समझ लियो, ये कोई भी क्या है, फिश है ना। ये मान के चलो ये फीमेल फिश है, इसने यहाँ पर अपने ओवम डिस्चार्ज कर दिए वाटर में। यहाँ पर कोई मेल है, यहाँ पे ऐसे से कोई मेल है और उसने अपने क्या डिस्चार्ज कर दी, स्पर्म डिस्चार्ज कर दी। अब ये फीमेल तो नहीं कहेगी ना मैं तो इसकी स्पर्म ना लूँ रिप्रोड्यूस करने की, जैसे अपने ह्यूमन में होता है, हम अपने ह्यूमन में चॉइसेस होती है ना, कि ऐसे वेल एजुकेटेड होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, है ना, तभी हम उससे शादी करेंगे। ऐसे नहीं कोई ऐसे नॉर्मल पर्सन शादी कर ली, मेटिंग हो गई, ऐसे तो नहीं होता ना। यानी सोच समझ के मैटिंग की जाती है, वो तो होती है नॉन रैंडम मैटिंग। मैटिंग अगर सोच समझ के की जाए पूरी डिटेल से, है ना, तब तो है नॉन रैंडम मैटिंग। चॉइस हो, है ना, आप समझ के अगर मैटिंग करने की चॉइस हो, जैसे ह्यूमन में मेटिंग करने की चॉइस होती है, वो तो है नॉन रैंडम मेटिंग। और फिश वगैरह, फ्रॉग वगैरह, इनमें मेटिंग करने की चॉइस नहीं है, बस फीमेल ने अपने ओवम डिस्चार्ज कर दिए, यहाँ पे किसी मेल फिश ने अपने स्पर्म डिस्चार्ज कर दिए, दोनों के अंदर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो आप मान के चलो रैंडम मेटिंग किन में मिलेगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इनमें ना फिश में ऐसे नहीं होता कि मुझे तो ना एक मोटे ताजा जो मेल है उसके स्पर्म चाहिए, है ना, मेल ना बहुत सुंदर होना चाहिए, मुझे तो उसके स्पर्म चाहिए, ऐसा नहीं होता एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। वहाँ पर तो इस एग डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, फिर कोई भी मेल के स्पर्म होते हैं उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो उसको रैंडम मेटिंग कहते हैं, नो चॉइसेस। और चॉइस के अकॉर्डिंग अगर मेटिंग होती है तब उसे क्या कहते हैं, नॉन रैंडम मेटिंग। सॉरी ये रैंडम मेटिंग है। तो हार्डी-विन वर्ग में क्या होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, और साथ ही साथ में क्या होगा,
इवोल्यूशन नहीं होगा। तो वहाँ और जैसे है ना प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो होते हैं, जैसे प्लांट्स में मैं आपको बताऊँ, पोलन के रिलीज फ्रॉम द एंथर टू डिस्चार्ज द स्टिग्मा। तो उसमें ये थोड़ी ना है कि पोलन गेन जैसे रिलीज हुए पोलन गेन, ना मैं तो मेरी ही प्लांट पे जो फ्लावर लगा है उस पे जाके ही फॉल करूँगा, ऐसा नहीं है ना। डिस्चार्ज हो गए किसी भी फ्लोर पे जाके गिर जाएंगे, तो वो क्या हो गया, रेंडम हो गया। नो चॉइसेस थी ना, तो वो क्या हो गया, रेंडम हो गया। तो हार्डी-वीन वर्ग के अंदर रेंडम मेटिंग होती है और इवोल्यूशन नहीं होता है, तब जाके हार्डी-वीन वर्ग फॉलो होगा। तो हार्डी-वीन वर्ग फॉलो होने के लिए क्या क्या चाहिए ये आपको ध्यान रखना, रेंडम मेटिंग चाहिए और साथ में इवोल्यूशन भी नहीं होगा। उसके बाद में अपन कहेंगे हार्डी-वीन वर्ग जो है उन्होंने एक इक्वेशन दी थी इक्विलिब्रियम लाने के लिए। इक्विलिब्रियम किसे कहा है तुम लोगों ने कि द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द जीन इन द वन जनरेशन टू नेक्स्ट इज द इक्वल। जो रेशियो पेरेंट्स में कैरेक्टर्स का था वही रेशियो नेक्स्ट जनरेशन में आ रहा, आप उसे ही आप क्या P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। P फ्रीक्वेंसी है एक कैरेक्टर्स के लिए, Q एक फ्रीक्वेंसी है दूसरे कैरेक्टर्स के लिए। जैसे अभी मैंने कहा था ब्लैक कलर के लिए B मान लो, ब्राउन के लिए स्मॉल b और कैपिटल B स्मॉल b, दोनों को ऐड किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। हार्डी-वीन वर्ग ने इसको समझाने के लिए एक दिया था P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है, वेरी वेरी मोस्ट इक्वेशन है, इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो तुम लोगों ने ना पहले ऐसे पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है ना, इसको तुम लोग कैसे खोलते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 1। तो यही तो मैंने किया है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab इज इक्वल टू 1। तो तुम्हें याद रखना है PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, P स्क्वायर Q स्क्वायर 2PQ इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते वो देख लो। नीट में क्वेश्चन भी पूछे गए और बहुत सारे बच्चे गलत भी करते हैं। तो देखो अभी हमने ना P, तुम्हें याद है क्या, हमारे पास में हमने एग्जाम्पल लिया था ब्लैक कलर के लिए। एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है। हमने एग्जाम्पल लिया था ब्लैक कलर ऑफ आई, दिख रहा है ना, हाँ, ब्राउन कलर ऑफ आई। हमने ये एग्जाम्पल लिया था ब्लैक कलर ऑफ आई और ब्राउन कलर ऑफ आई। हमने इसके लिए एलीन माने थे कैपिटल B और कैपिटल B, और ब्राउन के लिए हमने एलीन माने थे स्मॉल b और स्मॉल b। ठीक है, हमने इसका रेशियो लिया था, ये लिया था एग्जाम्पल की फॉर्म में, इज इक्वल टू 1। ये आ गया b के लिए और ये आ गया स्मॉल b के लिए। फिर हमने क्या किया, b बराबर p मान दिया। देखो यहाँ b इज इक्वल टू p रख दूँ, स्मॉल b इज इक्वल टू q रख दूँ। इक्वेशन क्या बनी, b प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब देखो ये तो हो गया p और ये हो गया q, या देखो ये जो p स्क्वायर है इसका मतलब p तो है, ये जो q स्क्वायर है ये क्या है, q है, और जो PQ है ना, मतलब P इंटू क्यू है। इक्वेशन देखो P स्क्वायर का मीन्स ये रहा P, 0.6 इंटू परसेंटेज जब निकालने हो तब परसेंटेज निकालने का तरीका देखो, प्लस Q कौन है 0.4 इंटू 0.4, 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 1। 36, 0.16, 0.48 इज इक्वल टू 1।
ये कितने परसेंट हो गए? 36%, 16%, 48%। परसेंट निकालने का तरीका है, ये ध्यान रखना। हार्डी विन वर्क के अकॉर्डिंग परसेंटेज कैसे निकलेंगे किसी कैरेक्टर्स के लिए। ये किसके लिए? पी तुमने किसको माना है? ब्लैक को, तो मतलब पी लिखा है ना, तो मैं बी लिख दूं। होमोजाइगस ब्लैक, होमोजाइगस ब्लैक। या देखो क्यू तुमने किसको माना है? बी, तो बी लिख दूं। होमोजाइगस ब्राउन, होमोजाइगस ब्राउन। और ये देखो क्या है, ये तो है तुम्हारा पी और ये है तुम्हारा क्यू, है ना? क्लियर है ये बात? पी को हमने कहा है बी, क्यू को हमने कहा स्मॉल बी, तो मतलब ऐसे, मतलब ऐसे। हेटेरोजाइगस ब्लैक, हेटेरोजाइगस ब्लैक। मेरी बात समझ में आ गई क्या यहाँ तक? अब देखो एग्जाम में वो क्वेश्चन कैसे पुटअप करे वो देखो, वो देखो एग्जाम में उसने कहा कि कोई करैक्टर्स है, कोई करैक्टर्स है, तो उसने पहले रेशियो दिया है ना, सुनो, उन्होंने उसने P + Q का रेशियो दिया। P कोई एक करैक्टर्स है, Q कोई एक करैक्टर्स है, P का रेशियो है 0.8, इसका रेशियो है 0.2 = 1। उसने ये कह दिया। अगर ना भी बोले, देखो अगर वो तुम्हें केवल P दे दे, मतलब एक फ्रीक्वेंसी दे दे, वन फ्रीक्वेंसी दे दे, वन फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे दे और एक फ्रीक्वेंसी तुम्हें निकालनी हो और फिर रेशियो निकालना हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान उसने क्या कहा कि कर्ली हेयर है, हेयर की दे दी, स्ट्रेट और कर्ली की बात कर दी उसने, सीधे स्ट्रेट जो हेयर है उसने कहा कि 0.8 है। फिर उसने, तो यहाँ से हमने कर्ली का निकाल लिया। निकाल सकते हो ना कर्ली का, कैसे निकालोगे? तुम्हें पता है P + Q = 1, 0.8 ये, तो कर्ली का क्या आ जाएगा? 0.2, तो एक हो गया तुम्हारे पास में 0.2। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ तुम्हारा। इसमें उसने क्या कहा कि हेटेरोजाइगस स्ट्रेट की फ्रीक्वेंसी परसेंटेज निकालो। फाइंड द परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हेटेरोजाइगस। अब तुम लोग कैसे निकालोगे? देखो मैं तुम्हें निकाल करके दिखाऊं। जब भी तुम्हें परसेंटेज निकालने हो तो तुम लोग ये वाली इक्वेशन लगाओगे सबसे पहले, ठीक है? कौन सी इक्वेशन लगाओगे? P + Q + 2PT = 1 वाली इक्वेशन लगाओगे। फिर तुम्हें अपने माइंड में ये क्या आना होगा कि एक जीन के 2 एलील्स है। एक जीन के कितने एलील्स होते हैं? 2 एलील्स होते हैं। इनमें अपन एक एलील्स ये मानते हैं, एक एलील्स ये मानते हैं। तो यहाँ पर जो हेयर के शेप के एलील्स 2 हो गए। एक हो गया स्ट्रेट के लिए, तो मैं क्या कर दूं? इसे कह दूं स्ट्रेट के लिए और प्लस इसे कह दूं कर्ली के लिए = 1, ठीक है? एस तुम्हें कितना दे रखा है? एस तुम्हारे पास है 0.8, सी तुम्हारे पास है 0.2, यहाँ लगा दो। ये हो गया P के लिए और ये हो गया Q के लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब तुम्हें यहाँ क्या करना है? P² करना है, तो मतलब P कौन है? S है, 0.8 × 0.8। Q तुम्हारे पास में C है, C की वैल्यू कितनी है? 0.2 × 0.2 + 2 × 0.8 × 0.2, ये कितने हो गए? 0.64, मतलब 64%। 2 × 2 = 4, है ना? ये तुम्हें पता है 2 × 2 = 4, तो 0.4 प्लस ये कितने हो गए? 8, 16, 16 × 32,
0.32। सही है क्या? टोटल करके देखो कितने आ रहे, 640432 आ गए ना 100। अब तुम्हें किसकी पूछी उसने, तो हेटेरोजाइगस कौन है बेटा, 2pq हेटेरोजाइगस है, 2pq हेटेरोजाइगस है। तो परसेंटेज कितने हो गए, 32% हो गए ना, कितने हो गए, 32% हो गए। याद रखना ये वाला है होमोजाइगस, ये भी होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है। तो पेपर में कई बार कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, क्या करते हो ऐसे, कई बार कुछ बच्चे ऐसे फॉर्मूला लिख लेते ऐसे, ये फॉर्मूला तो सही है ही, लेकिन देखो पी स्क्वायर का मतलब पीपी, होमोजाइगस नहीं है क्या, क्यू स्क्वायर का मतलब क्यू क्यू, होमोजाइगस है। तो हेटेरोजाइगस 2pq, तो हेटेरोजाइगस के परसेंटेज आप किस वैल्यू से निकाल सकते हो, 2pq की वैल्यू से निकाल सकते हो। इतनी बात तो तुम लोग ध्यान में रखोगे। इस क्वेश्चन पे इक्वेशन आती है, नीट के अंदर भी आती है, बोर्ड पेपर के अंदर भी आती है। तो ये हार्डी विन वर्ग है क्या, इक्विलिब्रियम। हार्डी विन वर्ग इक्विलिब्रियम कब बनेगा, जब पी q इक्वल टू 1 आएगा, या फिर इसकी पूरी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1 आ जाएगा। हार्डी विन वर्ग वही फॉलो होता है जहाँ रेंडम मेटिंग होती है, जहाँ मेटिंग के चॉइसेस नहीं होते। हम अपनी इच्छा से नहीं कहते नहीं मुझे तो इसके साथ मेटिंग नहीं करनी, मुझे तो इसके साथ मेटिंग करनी है, ऐसा नहीं है। अगर चॉइसेस चलेंगे तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब नॉन चॉइसेस है, रेंडम मेटिंग है, एक जनरेशन के अंदर करैक्टर्स की रेशियो आगे वाली जनरेशन में करैक्टर्स की रेशियो सेम हो। अगर ऐसा हुआ तो इवोल्यूशन नहीं होगा, जबकि हम क्या चाहते हैं, हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो। तो हार्डी विन वर्ग कहाँ फॉलो हो जाता है, जहाँ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है या प्लांट में पॉलिनेशन वाली मेथड में। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात है कि हमने ये देख ली कि हार्डी विन वर्ग के लिए क्या क्या चाहिए, रेंडम मेटिंग चाहिए, नो इवोल्यूशन होना चाहिए, नो चॉइसेस वाली कहानी है। हार्डी विन वर्ग को अपन नेगलेक्ट कैसे कर सकते, अगर हमें क्या लाना है, इवोल्यूशन करवाना है, हमें तो इवोल्यूशन पढ़ना है ना, हमारा तो चैप्टर ही इवोल्यूशन है, तो टॉपिक ही है। अगर हमें क्या करना है, इवोल्यूशन करना है, तो कौन कौन से फैक्टर है जो हार्डी विन वर्ग को फॉलो नहीं करते, जैसे जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये कुछ फैक्टर है जो हार्डी विन वर्ग को फॉलो नहीं करते। अगर हार्डी विन वर्ग को फॉलो नहीं किया जाएगा तो इवोल्यूशन हो जाएगा, और हमें इवोल्यूशन ही करवाना है। इन फैक्टर की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आज की क्लास